बेटा, हमारा आज का टॉपिक है कि कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट अगर हम देंगे तो उसके हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट होगा। इसी तरह आज हम ये स्टडी करेंगे कि अगर हम उन्हीं कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें तो फिर हमारे उन ऑर्गन्स पे क्या इफेक्ट होगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले बेटा, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो है उनको तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक, आपको पता है कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर दो तरह के होते हैं, निकोटीनिक रिसेप्टर्स होते हैं और मस्करीनिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो अगर हम ब्लॉक कर देंगे मस्करीनिक रिसेप्टर्स को तो उनको हम कहेंगे एंटी मस्करीनिक एजेंट्स। और दूसरे नंबर पे गिंग्लियानिक ब्लॉकर्स जो कि रिसेप्टर निकोटीनिक रिसेप्टर्स को जब ब्लॉक करेंगे तो उनको हम गैंग्लियोनिक ब्लॉकर भी बोलते हैं या निकोटीनिक रिसेप्टर ब्लॉकर भी बोलते हैं। और तीसरे नंबर पे जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो रिसेप्टर्स होते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, उनको ब्लॉक करने वाले एजेंट होंगे। तो हमारी जो आज का लेक्चर है वो इन तीन टॉपिक्स पे मुश्तमिल है। और इनमें से कोई भी ड्रग अगर मस्करीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, निकोटीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जंक्शन को ब्लॉक करेगी तो हम उनको कहेंगे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। लेकिन उनकी सब क्लास ये होगी कि अगर वो मस्करीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं तो हम कहेंगे दीज आर नोन एज एंटी मस्करीनिक एजेंट्स। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ एंटी मस्करीनिक एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा, जो मस्करीनिक एजेंट है उनकी केमिस्ट्री है। द बेस्ट नोन ऑफ मस्करीनिक ब्लॉकर्स ड्रग्स आर बेलाडोना अल्कलाइड्स। अच्छा, बजाय इसके कि मैं आगे जाऊँ, मैं पहले थोड़ा रिकॉल करना चाहता हूँ। मस्करीन, हमने कहा था मस्करीनिक रिसेप्टर बेसिकली 5 तरह के होते हैं। उनमें 3 रिसेप्टर्स आर वेल डिफाइंड, लाइक M1 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द GIT ट्रैक्ट, M2 रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द हार्ट और M3 रिसेप्टर हमने क्या कहा था कहाँ पे मौजूद होते हैं। चलें, ये मैं क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं इंटरैक्टिव सेशन में आपसे डिस्कस करूंगा कि M3 रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं। ओके, तो जब भी ड्रग इन रिसेप्टर को बाइंड करेगी और इनको ब्लॉक करेगी इन रिसेप्टर्स को तो हम कहेंगे कि ये एंटी मस्करीनिक ड्रग्स है। अच्छा जी, वो कहते हैं कि जी द बेस्ट नोन ऑफ मस्करीनिक ब्लॉकिंग ड्रग्स आर द बेलाडोना अल्कलाइड्स, एट्रोपिन एंड स्कोपोलामीन। दे आर टर्शरी अमाइंस दैट कंटेन्स एन एस्टर लिंकेज। एट्रोपिन इज अ रेसिमिक मिक्सचर ऑफ DL हायोसायामीन। देखें, रेसिमिक मिक्सचर ये बोलते हैं कि जब एक से ज्यादा एक जैसी चीजें हैं, मीन्स कि ऐसा मिक्सचर जिसमें एक चीज हो लेकिन उसकी 1-2 फॉर्म में अवेलेबल हो, उसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो इसमें D और L दोनों हायोसायामीन जो है वो मौजूद होती हैं एट्रोपिन के अंदर, ऑफ विच ओनली द लीवोरोटेटरी आइसोमर इज फार्माकोलॉजिकली एक्टिव। तो इसमें जो L हायोसायामीन है वो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव है, कि जबकि डेक्स्ट्रो हायोसायामीन जो है वो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव नहीं है। Okay, atropine and scopolamine are present compound for the several semi-synthetic derivatives and some synthetic compounds with the little structural similarity to the belladonna alkaloids are also in use. इनका काम बेटा यही होता है। अब देखें, ये एक मस्करीनिक रिसेप्टर था, इस पे एसिटाइलकोलिन आके बाइंड करती है और अपना रिस्पॉन्स देती है मस्करीनिक रिसेप्टर पे। लेकिन ये दोनों ड्रग्स जो एट्रोपिन देंगे या स्कोपोलामीन देंगे वो आके रिसेप्टर पे अटैच्ड होंगी बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। वो एसिटाइलकोलिन को रिप्लेस करेंगी और इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगी। एंटी मस्करीनिक ड्रग्स आर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ द बाइंडिंग ऑफ एसिटाइलकोलिन टू द मस्करीनिक रिसेप्टर। ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं, मींस दे बाइंड एट द साइट ऑफ द रिसेप्टर। ये राइट लेफ्ट में नहीं होते। ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का काम ही यही होता है कि वो दे बाइंड एट द रिसेप्टर साइट। ओके, यहाँ पे अगर आप इस फिगर को देखें तो इसमें ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फिगर है।
इसमें हमने बताया हुआ है कि कौन सी ड्रग किस किस एरिया में होगी। अगर आप इस फिगर के बॉटम पे देखें तो एक लॉन्ग एरो आपको शो कर रहा होगा, ये मस्करीनिक रिसेप्टर आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो ये आपकी जितनी भी एंटी मस्करीनिक ड्रग्स है वो इस जगह पे आके बाइंड करती हैं, क्योंकि इन्होंने एसिटाइलकोलिन को यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो जब ये ड्रग आके यहाँ बाइंड करेंगी और एसिटाइलकोलिन यहाँ पे अटैच नहीं हो सकेगा तो इसका जो फंक्शन है वो ब्लॉक हो जाएगा। अब इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है। मस्करीनिक एंटागोनिस्ट हैव नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। बेटा इनकी कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है। जैसे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की हमने कहा था कि ये जहां भी अटैच्ड कोलिनर्जिक रिसेप्टर क्या करते हैं, ये जीएटी की मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं, या अल्फा जो बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर बीटा 1 रिसेप्टर है, इनकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी ये है कि हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। लेकिन ये जो मस्करीनिक रिसेप्टर्स हैं एंटागोनिस्ट हैव नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। इन एंटागोनिस्ट की कोई एक्टिविटी नहीं है कि हम कहें कि ये अटैच्ड होंगे और कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी देंगे, नो। एंड दे कैन प्रोड्यूस इफेक्ट ओनली बाय ब्लॉकिंग द एक्टिवेशन ऑफ मस्करीनिक रिसेप्टर्स बाय मस्करीनिक एगोनिस्ट और बाय न्यूरोनली रिलीज एसिटाइलकोलिन। मीन्स के ये जो मस्करीनिक एंटागोनिस्ट हैं इनकी अपनी कोई एक्टिविटी नहीं होती। इन्होंने सिर्फ क्या काम करना होता है, इन्होंने उस एक्टिविटी को ब्लॉक करना होता है जब कोई मस्करीन अपने मस्करीनिक रिसेप्टर के साथ अटैच्ड होगा, या एसिटाइलकोलिन जब भी मस्करीन पे रिसेप्टर पे अटैच्ड होता है और फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, इन्होंने आके उस रिस्पांस को सिर्फ ब्लॉक कर देना है। जब वो रिस्पांस ब्लॉक हो जाएगा तो यही इनकी एक्टिविटी होगी। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पांस इज प्रोड्यूस्ड बाय मस्करीनिक एंटागोनिस्ट depends on the existing level of cholinergic activity or on the presence of muscarinic agonists। तो बेटा इसीलिए इनकी जो रिस्पांस है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पांस है, वो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी कोलिनर्जिक एक्टिविटी है। मीन्स अगर कोलिनर्जिक एक्टिविटी ज्यादा होगी तो ये जो ड्रग्स हैं ये आके जब अटैच्ड होंगे रिसेप्टर के साथ, दे विल नॉट ब्लॉक all activity of cholinergic activity. Their magnitude of response will be less. But when there is a less cholinergic activity means कि say for example मैं आपको इसका जवाब ऐसे देता हूँ कि अगर cholinergic activity क्या है, अगर GIT के ऊपर एसिटाइलकोलिन आके अटैच्ड होती है अपने M1 रिसेप्टर पे, तो आपके जो spasm of your intestine will increased, पेट में मरोड़ फिर ज्यादा उठता है हमारे। तो वहां पे आपने क्या करना है, मस्करीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करना है। अगर तो ये कोलिनर्जिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, आपके पेट में मरोड़ स्पाज्म बहुत ज्यादा है, तो अगर आप एक टैबलेट देंगे तो आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा, आपको 2 टैबलेट लेनी पड़ेगी। तो ये इनका रिस्पांस होता है कि आप कितनी हद तक कोलिनर्जिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर पाते हैं। Also, the nature of the response of an organs to the administration of the muscarinic antagonist will depends on the organ's pattern of innervation। यानी कि दूसरा ये भी होता है कि आप जब भी कोई ड्रग देते हैं कोलिनर्जिक एक्टिविटी को ब्लॉक करने के लिए, ये बड़ा डिपेंड करता है कि उस ऑर्गन के ऊपर कोई और सिस्टम तो इनर्वेट नहीं कर रहा। जैसे से फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनमें कोलिनर्जिक पाथवे भी होता है और एड्रीनर्जिक पाथवे भी मौजूद होता है, दोनों पाथवे मौजूद होते हैं। तो अगर ऐसी पोजीशन में आप मस्करीनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर लेंगे, मींस अगर आप कोलिनर्जिक पाथवे को ब्लॉक कर देंगे, तो इस तरह से क्या होगा कि इट कैन इंक्रीज द टोन प्रोवाइडेड बाय द एड्रीनर्जिक इनपुट। तो एड्रीनर्जिक एक्टिविटी वहां पे बढ़ जाएगी, क्योंकि एक सिस्टम को आपने क्या कर दिया, सुप्रेस कर दिया, तो दूसरा सिस्टम ऑटोमेटिकली अप रेगुलेट हो जाएगा। तो दिस इज द वन ऑफ द रीजन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज थिंग्स। जैसे बेटा ये कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं कि जिनमें एड्रीनर्जिक भी होता है और कोलिनर्जिक भी होता है। तो आप जब कोलिनर्जिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे तो एड्रीनर्जिक एक्टिविटी अप रेगुलेट हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों सिस्टम जो है ना एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं, कोलिनर्जिक और सिंपैथेटिक सिस्टम जो है। Although muscarinic agonists typically do not exhibit selectivity among the muscarinic receptors, यानी कि अगर आप
किसी एक मस्करीनिक अमूमन ये M1, M2, M3 अगर कोई आप एक ड्रग देंगे तो वो तीनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है एट लो डोजेज। However, some muscarinic antagonists are selective in their ability to block the subtype of muscarinic receptor. तो selectivity का एलिमेंट है M1, M2, M3 जैसे। Intravenous administration of the low doses of atropine or scopolamine often produces slight bradycardia, whereas the doses produced अच्छा बेटा मैं इस पे सॉरी मैं जरा हार्ट पे इसका क्या इफेक्ट होगा। अब हम डिफरेंट आर्गन पे इफेक्ट ये पढ़ेंगे कि अगर हम हार्ट पे कोलिनर्जिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे तो क्या इफेक्ट होगा। तो इंट्रावीनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लो डोजेज ऑफ द एट्रोपिन और स्कोपोलामीन ऑफन प्रोड्यूसेस स्लाइट ब्रेडिकार्डिया, whereas the higher doses of produces tachycardia by directly blocking the parasympathetic input into the sinoarterial node। अब देखें ये जो एट्रोपिन ड्रग है इसके ड्यूअल इफेक्ट्स हैं। ड्यूअल इफेक्ट्स क्या हैं? अगर लो डोजेज आप देंगे इसकी एट्रोपिन की या स्कोपोलामीन की तो ये हार्ट रेट को कम करेगा, लेकिन अगर आप इसकी डोज को बढ़ा देंगे, मेरे ख्याल में अगर 1 मिलीग्राम से आप 10 मिलीग्राम पे चले जाएंगे इसकी एट्रोपिन की डोज पे, तो ये टैकीकार्डिया प्रोड्यूस करता है। क्यों टैकीकार्डिया प्रोड्यूस करता है? ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है ना वो बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, और जब ब्लॉक होता है तो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया प्रोड्यूस्ड होता है। Although it has been suggested that the bradycardia result from an effect of the drugs on the central nervous system thought to be central navigational stimulation, ये कहा जाता है कि इसमें जो ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस्ड हो रहा होता है ये बेसिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल हो रहा होता है। दिस अपीयर्स अनलाइकली सिंस मिथाइल एट्रोपिन प्रोड्यूसेस अ सिमिलर रिस्पॉन्स। मिथाइल एट्रोपिन भी सिमिलर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन मिथाइल जो एट्रोपिन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये बात भी लॉजिकल नहीं है कि जब आप एट्रोपिन को की लो डोज देते हैं वो सेंट्रली इस चीज को कंट्रोल कर रहा होता है थ्रू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मिथाइल एट्रोपिन को भी जब दिया गया तो उसने भी सिमिलर टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस किए। तो अगर मिथाइल एट्रोपिन भी वैसे ही रिस्पॉन्स पैदा करता है तो we can't say that this response is coming from the central nervous system, क्योंकि मिथाइल एट्रोपिन जो है ना वो ब्लड ब्रेन के बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता। One plausible explanation for the paradoxal bradycardia produced by the low doses of the muscarinic blocker is that they block presynaptic muscarinic receptors that normally provide feedback inhibition of the release of acetylcholine। तो यहाँ पे एक प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन ये भी है, वो बेटा जब हमने कहा था एसिटाइलकोलिन बनता है तो एक एसिटाइलकोलिन जाके अपना रिसेप्टर पे अटैच्ड होता है पोस्ट सिनेप्टिकली। एक हमने कहा था अल्फा 2 रिसेप्टर जो कि उसी सिनेप्टिक वेजिकल के ऊपर ही मौजूद होते हैं, जो कि फीडबैक को कंट्रोल करते होते हैं। अगर आप उस फिगर को देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ये प्लॉजिबिलिटी ये है कि ये जो ड्रग है ये वहां जाके अटैच्ड होती है और फीडबैक मैकेनिज्म को कंट्रोल करती है। एंटागोनिस्ट ऑफ दीज प्रीसिनेप्टिक मस्करिनिक रिसेप्टर प्रिवेंट फीडबैक इनहिबिशन एंड इंक्रीजेस द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड दिस इफेक्ट में डोमिनेट पोस्टसिनेप्टिकली। पोस्टसिनेप्टिक मस्करिनिक रिसेप्टर ब्लॉकेट प्रोड्यूस्ड बाय द लो डोजेज ऑफ एन एंटागोनिस्ट। Atropine can also facilitate atrioventricular conduction and block the parasympathetic effects on the cardiac conduction. ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट होगा? आप देखें एट्रोपिन का हार्ट पे जो इफेक्ट था वो 2 पॉइंट्स में हम कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 1, लो डोजेज पे ये क्या करता है ब्रेडिकार्डिया, और हाई डोज पे ये क्या करता है? हाई डोज पे ये टैकीकार्डिया प्रोड्यूस करता है। तीसरा, ये कंडक्शन सिस्टम एट्रियम से वेंट्रिकल की कंडक्शन में हेल्प आउट करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हो रही होती हैं ये उनको हेल्प आउट करता है। अब ब्लड वेसल्स पे इसका क्या इफेक्ट होगा? Atropine and other muscarinic antagonists produced minimal effect on the circulation in the absence of circulating muscarinic agonist. This reflects
that the relatively minor role of cholinergic innervation in determining vascular smooth muscle tone. तो बेटा एट्रोपिन और जो जितने भी मस्करीनिक इंटेगोनिस्ट हैं इनका मिनिमम इफेक्ट होता है ब्लड वेसल्स पे, जहाँ से ये पता चलता है कि कोलिनर्जिक इनर्वेशन जो है ना उसका ब्लड वेसल्स पे इतना इफेक्ट नहीं है। एट्रोपिन कैन प्रोड्यूस फ्लशिंग इन द ब्लश एरिया ओइंग टू द वेजोडाइलेशन। हाँ, ये वेजोडाइलेशन का प्रोड्यूस करता है और it is not known whether this is direct effect or response to the hyperthermia induced by the drug's ability to inhibit sweating। जैसे बेटा हम ये कह सकते हैं कि ये वेजोडाइलेशन तो काज करता है, ब्लश प्रोड्यूस करता है उस एरिया में, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि वेजोडाइलेशन अगर काज करता तो ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, लेकिन इसका ब्लड प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो ब्लश एरिया प्रोड्यूस करता है एट्रोपिन, वो मे बी हाइपोथर्मिया की वजह से हो, क्योंकि ये कोलिनर्जिक जब एक्टिविटी होती है स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग को जब आप ब्लॉक कर देंगे बाय गिविंग एट्रोपिन, स्वेटिंग इज अ कोलिनर्जिक एक्टिविटी, जब आप एट्रोपिन देंगे स्वेटिंग ब्लॉक हो जाएगी। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। तो जब ये आप स्वेटिंग को ब्लॉक करेंगे तो हाइपरथर्मिया होगा, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा उस एरिया में तो ये क्या होगा, ब्लशिंग हो जाएगी और वेजोडाइलेशन हो जाएगा। ओके, जीआईटी ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट है मस्करीनिक इंटेगोनिस्ट? बेटा जब हम जीआईटी ट्रैक्ट इंटेस्टाइन हो गया, मैं आपको यहाँ एक पॉइंट बता दूं कि जब भी हम कहते हैं ना यार पेट में दर्द है, पेट में दर्द दो तरह से होता है। एक तो सिंपली पेट के अंदर कोई हमें पेन महसूस हो अल्सर की वजह से, चोट की वजह से, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक होता है आपको स्पाज्म, पेट में मरोड़ उठ रहे होते हैं। ये मरोड़ का उठना बेसिकली कोलिनर्जिक एक्टिविटी, इनहेंस्ड कोलिनर्जिक एक्टिविटी को शो करता है। तो वहाँ पे आपने कोलिनर्जिक एक्टिविटी को ब्लॉक करना होता है। तो यहाँ पे आपको एंटी स्पाज्मोडिक एजेंट लेने होते हैं, जिनको हम बोलते होते हैं एंटी मस्करीनिक एजेंट। सो मस्करीनिक इंटेगोनिस्ट हैव न्यूमरस इफेक्ट्स ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम। द इनहिबिशन ऑफ द salivation by low doses of the atropine results in a dry mouth and difficulty in swallowing। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप एट्रोपिन देंगे तो ड्राइनेस ऑफ द माउथ हो जाएगी, इतनी ड्राइनेस हो जाती है कि जैसे कांटे चुभना शुरू हो जाते हैं। अगर इसका एडवर्स इफेक्ट देखें तो जीरोस्टोमिया इसको बोलते हैं, ड्राइनेस ऑफ द माउथ, और डिफिकल्टी इन स्वेलिंग और स्वेलो करने में भी प्रॉब्लम होगा। एंटी मस्करीनिक ड्रग आल्सो इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी। तो ये दोनों चीज़ों को इनहिबिट करती है, बिकॉज बोथ प्रोसेस आर पार्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ वेगस नर्व। रिलेटिवली लार्ज डोजेज ऑफ एट्रोपिन्स आर रिक्वायर्ड टू इनहिबिट एसिड सिक्रीशन एंड साइड इफेक्ट्स सच एज ड्राई माउथ, टैकीकार्डिया। बेटा जब आप हाई डोज देंगे तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि हाई डोज एट्रोपिन के देने से टैकीकार्डिया होता है। ऑक्यूलर डिस्टर्बेंस एंड यूरिनरी रिटेंशंस आर द ड्रॉबैक्स टू यूज द मस्करीनिक एंटागोनिस्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। ब्लेडर पे इसका क्या इफेक्ट होगा? मस्करीनिक एंटागोनिस्ट कैन कॉज यूरिनरी रिटेंशन बाय ब्लॉकिंग द एक्साइटेटरी इफेक्ट ऑन द एसिटाइलकोलिन ऑन द डिट्रूसर मसल ऑफ द ब्लेडर। तो इस पे यूरिनरी रिटेंशन काज करते होते हैं, क्योंकि ये डिट्रूसर मसल जो है ना ये बेसिकली आपकी मिक्चुरेशन को कंट्रोल करता है। आपके ब्लेडर के जब ब्लेडर फिल होना शुरू हो जाता है, एक पार्टिकुलर लेवल पे फिल होता है, तो ये डिट्रूसर मसल जो है ये आपको मिक्चुरेशन की सेंस प्रोड्यूस करता है कि जी अब यूरिन को अब एक्सपेल आउट करना चाहिए। तो ये जो मस्करीनिक एंटागोनिस्ट है ये उन डिट्रूसर मसल की जो एक्साइटेशन है उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो फिर आपको फील नहीं होता कि मुझे यूरिन आया हुआ और मैंने इसको करना है, तो इससे यूरिनरी रिटेंशन हो जाती है। ऑल्दो एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन शेयर मेनी प्रॉपर्टीज, एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज द ईजियर एंट्री ऑफ स्कोपोलामिन इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। टिपिकल डोजेज ऑफ हाँ ये डोज आ गई जो पहले हम टैकीकार्डिया की बात कर रहे थे। टिपिकल डोजेज ऑफ एट्रोपिन 0.2 to 2 milligram have minimal effects on the central nervous system, while the larger doses can produce a constellation of the response collectively termed as the central anticholinergic syndrome। मीन्स कि अगर आपने ये डोज को बढ़ा दिया तो इससे जो रिस्पॉन्सेज कलेक्टिवली मिलेंगे उनको कहेंगे सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक सिंड्रोम।
An intermediate dose of 2 to 10 milligram memory and concentration may be impaired and the patient may be drowsy. जबकि if the doses are given 10 milligram or more, the patient may exhibit confusion, excitement, hallucination, ataxia, asynnergia and possibly coma. तो ये डिफरेंट डोजेज पे जो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज होंगे ये बेटा आपने बड़ा ज़रूर याद करना है। आपको आइडिया होना चाहिए कि लो डोजेज पे क्या इफेक्ट होंगे और हाई डोजेज पे क्या इफेक्ट होंगे। और ये जो रिस्पॉन्सेज थे ये सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे रिस्पॉन्सेज थे इसके एट्रोपिन के। यानी कि हमने देखा हार्ट पे तो सिर्फ दो हैं कि लो डोज और हाई डोज, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे लो डोज पे ये रिस्पॉन्सेज होंगे और जो इंटरमीडिएट डोज है 2 to 10 मिलीग्राम उस पर ये थोड़ा मेमोरी लॉस हो जाना शुरू हो जाएगी और कंसंट्रेशन जो है ना इम्पेयर्ड हो जाएगी। जबकि 10 मिलीग्राम हाईएस्ट डोज पे हेलुसिनेशन हो जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगी, एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाएगी, अटैक्सिया हो जाएगा, इनेबिलिटी टू स्पीक को बोलते हैं अटैक्सिया। लो डोजेज ऑफ स्कोपोलामीन हैव अ सेंट्रल इफेक्ट। sedation, amnesia, drowsiness are common during the clinical use of the drugs। तो आप इसको जरा देख लीजिएगा। अब आ गया हमारे पास एक और ऑर्गन्स, लंग्स पे क्या इफेक्ट है। हमने पढ़ा कि हार्ट पे इसका क्या इफेक्ट होगा, हमने पढ़ा कि इसका ब्लडर पे क्या इफेक्ट होगा, इसका जीआईटी पे क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या होगा। अब हमारे हैं लंग्स की तरफ। तो एंटी मस्करिनिक ड्रग्स ब्लॉक कंसंट्रेशन ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द आइरिस स्फिंक्टर एंड सिलरी मसल ऑफ द आई प्रोड्यूस्ड बाय द एसिटाइलकोलिन। यार ये सॉरी कन्फ्यूजन होगी, ये लंग्स पे नहीं है, ये इसका आईज है। मैं वो एडजस्ट करना था, तो ये आईज पे कर लीजिएगा। दिस रिजल्ट्स इन द डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल एंड पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन सैक्लोप्लेजिया। ये डेफिनेशंस हैं बेटा। डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल हो जाएगी तो मिड्रियोसिस, पैरालिसिस ऑफ द अकोमोडेशन हो जाएगी तो इसको सैक्लोप्लेजिया हो जाएगा। आपने एक्सपेरिमेंट किया था, हमने एसिटाइलकोलिन ड्रग यूज की थी, तो एसिटाइलकोलिन ने क्या रिस्पांस प्रोड्यूस किया था, मियोसिस, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल, और डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल इज नोन एज मिड्रियोसिस, और पैरालिसिस ऑफ द अकोमोडेशन इसको हम बोलते हैं सैक्लोप्लेजिया। दैट काज फोटोफोबिया एंड इनएबिलिटी टू फोकस ऑन द नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। Atropine and scopolamine produce responses lasting several days when applied directly to the eye। ये इसका बेटा एडवर्स इफेक्ट है। जब भी आप एंटी मस्करिनिक एजेंट्स लेंगे तो ये ब्लड विजन आ जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी, मिड्रियासिस हो जाएगा, डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल, कॉन्स्टिपेशन होगी और यूरिनरी रिटेंशन के भी चांसेस ज़्यादा हैं। तो अमूमन मोशन सिकनेस के लिए नाउजिया ड्यू टू दी मोशन सिकनेस हम इसके लिए जो ड्रग यूज करते हैं वो स्कोपोलामीन होती है। सैंडी आइज के लिए मींस कि जब कोलिनर्जिक एक्टिविटी को आप ब्लॉक करते हैं तो एक एडवर्स इफेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सैंडी आइज के कुकरे, आंखों में कुकरे महसूस होना। तो उसमें भी ये भी उसका। अब जो ड्रग्स यूज होती हैं इप्राट्रोपियम, टियोट्रोपियम, ये ड्रग्स हैं, दीज आर यूज्ड एज इनहेलर। बेटा आजकल तो इसका बहुत यूज है एट्रोपिन का, इप्राट्रोपियम, एरोसोल्स का, क्योंकि एक तो हम चाहते हैं कि लंग्स जो है ना वो इसमें सल्वेशन ज़्यादा ना हो, सिक्रेशन ज़्यादा ना हो कोरोना के दिनों में। तो अमूमन ये इप्राट्रोपियम जो ये फार्मूला है ये हम अमूमन इनहेलर में डिजॉल्व करके देते हैं। दूसरा इप्राट्रोपियम जो है ना वो एक इनहेलर है, एरोसोल की फॉर्म में वो लिए जाते हैं ताकि आपको सांस लेने में आसानी हो। These are used in inhaler and approved for the COPD, chronic obstructive pulmonary disease, as a bronchodilators, chronic bronchitis and emphysema। Emphysema होता है कि presence of fluid into the lungs, तो उसको बोलते होते हैं emphysema। इसमें breathing difficulties होती हैं, तो फ्लूइड को कम करने के लिए फिर ये एट्रोपिन ड्रॉप्स दिए जाते हैं। बिकॉज ऑफ देयर पॉजिटिव चार्ज देयर दीज ड्रग्स कैन नॉट एंटर इनटू द सिस्टमिक एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। टियोट्रोपियम is added once daily, which is a major advantage over the ipratropium, which is given 4 times in a day। तो इप्राट्रोपियम पहले बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी, लेकिन इसका प्रॉब्लम यह है कि दिन में 4 दफ़ा इसको यूज़ करना पड़ता है। फिर एक ड्रग्स आई टियोट्रोपियम,
तो इसको सिर्फ दिन में एक दफ़ा यूज़ किया जाता है। तो ये इनहेलर्स हैं, इप्रावेंट के नाम से आते हैं, एट्रोवेंट के नाम से आते हैं, अच्छा टियोवा के नाम से आते हैं, टियोट्रोपियम इसका फार्मूला है। ये आप अगर किसी भी फार्मेसी पे जाएं तो इन एरोसोल्स को ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी में इजाफा होगा। आप अमूमन ये बुजुर्ग लोग यूज़ करते हैं एट्रोवेंट के नाम से, इप्राट्रोपियम और टियोट्रोपियम के नाम से। तो इप्राट्रोपियम और टियोट्रोपियम में डिफरेंस सिर्फ डोज का है। टियोट्रोपियम को हम दिन में एक दफ़ा देते हैं, जबकि इप्राट्रोपियम को हम दिन में 4 दफ़ा देते हैं।